नमस्ते दोस्तों। पिछला क्लास में हम जो जो कुछ भी बताए थे उससे रिलेटेड मेरा कुछ दोस्त है वो क्वेश्चन पूछा तो हम उसी को एक्सटेंड करना चाहेंगे। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें हैं तो बेटर होगा कि आप आई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पहले उसको देख लीजिए। तो हम उसको समझाए थे कि स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल। तो उसका पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या केवल स्टॉक मार्केट ही अवेलेबल है जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कोई दूसरा जगह अवेलेबल नहीं है? और दूसरा कि क्या होगा अगर कोई आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही ना करे तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम बेसिकली समझाने के लिए यहाँ आए हैं और यह भी बताएंगे कि कैसे कौन सा इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहला हुआ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है कि आरडी हुआ, एफडी हुआ, जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं, बैंक में करते हैं, तो इस तरीके का को बोलेंगे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। आपको बोल दिया कि हाँ इतना % रिटर्न मिलेगा तो आपको उतना % रिटर्न मिलता है, फिर चाहे कंडीशन कोई भी रहे। अगर नॉर्मल आरडी एफडी का बात करें तो 4 to 7% के बीच में इसका रिटर्न होता है। पीपीएफ का बात करें तो 9%, और अगर कोई प्राइवेट एंटिटी या गवर्नमेंट एंटिटी किया तो इसी के आसपास रिटर्न रहता है। प्राइवेट रहेगा तो 10 to 12, गवर्नमेंट एंटिटी है तो वो हो जाएगा 6-7% के आसपास। सो ओवरऑल रिटर्न का अगर बात करें तो 4 से लेके लगभग 12% के बीच का रिटर्न रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा हुआ गोल्ड। गोल्ड का अगर पिछला 40 साल का रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न होता है अराउंड 14 to 15% पिछला 40 साल का। और वही अगर हम पिछला 100-150 साल का रिटर्न को देखें तो उसका रिटर्न मिनिमल है, लगभग 1.5-2% के आसपास ऐसा बोला जाता है। क्या था एग्जैक्टली चेक कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आज़ादी से पहले का बात है तो उसका हम लोग ज़्यादातर डेटा नहीं ला सकते। तो ओवरऑल कहे तो 2% से लेके 14% तक के बीच का रिटर्न हो सकता है, कुछ भी मतलब उसके बीच का हो सकता है। सो गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट तो आदमी खरीदता नहीं है। गोल्ड को खरीदने का मोस्टली रीज़न क्या होता है कि ठीक है मेरी बहन के लिए, मेरी वाइफ के लिए या मदर के लिए हम चलो ठीक है कुछ वैल्यूएबल एसेट चाहते थे तो हम खरीद लिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से उसको खरीदना ही होता तो वो गोल्ड डायरेक्टली गोल्ड नहीं खरीदता पहनने वाला, उसके लिए वो खरीदता गोल्ड बॉन्ड। गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। आप जाइएगा बैंक में, प्राइवेट बैंक जो भी सरकारी बैंक जिसमें भी जाइएगा तो वहाँ आपको बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड मिल जाएगा। उसका आपको रिटर्न कंटिन्यूस मिलेगा 2.5%। जबकि अगर आप नॉर्मल गोल्ड खरीदिएगा तो उसमें आपको कोई रिटर्न नहीं है। प्राइस एप्रिसिएट करेगा तो आपको उसके बदले मिलेगा पैसा। मतलब आप अगर अभी 56,000 में चल रहा है, अगर आप 56,000 का खरीद लिए तो उसका अगर आज से 1 साल बाद 60,000 हो जाता है तो आपको 60,000 रुपये मिल जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट हुआ ये 4,000 का हुआ। यही अगर गोल्ड बॉन्ड का बात करें तो आपको हर साल 2.5% रिटर्न मिलना फिक्स है, गवर्नमेंट देगी। प्लस जो गोल्ड एप्रिसिएट कर रहा है प्राइस में वो तो आपको मिलेगा ही। ये हुआ फ़ायदा। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो वो क्या बेहतर ऑप्शन है वो बताएं। एक चीज़ बताना भूल गए कि जिसका लॉकिंग पीरियड होता है लगभग 8 साल, मतलब 8 साल से पहले आप उसको नहीं निकाल सकते अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो ये थोड़ा सा डिमेरिट उसका भी है। तो ओवरऑल गोल्ड समझ में आ गया। अब बात करते हैं लैंड का या होम का। तो मेरा एक दोस्त है वो, उसको काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पसंद आता है। उसको ये बिजनेस समझ नहीं आता है, गोल्ड वोल्ड समझ नहीं आता है, ना ही वो पैसा अपने अकाउंट में रखता है। उसके पास जहाँ पैसा हुआ थोड़ा सा भी सीधा जाके वो ज़मीन खरीदता है, उसको अच्छा लगता है। तो ज़मीन के साथ कुछ जो समस्या है वो है कि सबसे पहला उसमें बहुत ज़्यादा इलिक्विडिटी है। आज खरीदे तो आज के आज बिकेगा नहीं। बस खैर पहले हम बात कर लेते हैं रिटर्न का। रिटर्न का बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में इसका रिटर्न रहता है 10%। नॉर्मल कंडीशन में इसी रेट से कंटिन्यूस बढ़ रहा है ऐसा माना जाता है, कोई फिक्स नहीं है। मान लिए तो हम चलो ठीक है, सब मानता है तो हम भी मान लिए। लेकिन अगर एक्सेप्शनल कंडीशन है, सपोज मान लेते हैं कि ज़मीन के पास से कोई बड़ा रोड पार हो रहा है या कोई यूनिवर्सिटी खुल गया या कोई बड़ा इंडस्ट्री खुल गया, तो उसका रेट अचानक से इतना हाई हो जाता है कुछ ही महीना में कि एक्सपेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत बार अगर मान लेते हैं आप ऐसे जगह ज़मीन खरीद ली है जहाँ पे पानी ही नहीं है, जहाँ पे कोल माइंस हो गया या फिर उस ज़मीन के लिए रास्ता ही नहीं है, तो ये सब कुछ कंडीशंस में ज़मीन का वैल्यू गिर जाएगा। प्लस कुछ और कंडीशंस होता है, बहुत ज़्यादा बाहुबली सब इसमें ज़मीन सब में इन्वॉल्व है। साथ में ब्लैक मनी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इस सब में, क्योंकि आप ज़मीन खरीदने जाइएगा तो आप अगर सोचिएगा कि 1 लाख का ज़मीन है तो 1 लाख दे के बस खरीद दे तो होता नहीं है। बहुत बार पेपर वर्क कराने में 10,000 12,000 खर्चा हो जाता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा इसमें डिमेरिट भी है, मेरिट भी अपना है, क्योंकि जिसको जो पसंद आता है उसके लिए ये बेहतर है। मेरा दोस्त है उसको ज़मीन बहुत पसंद आता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। रिटर्न का हम बात कर दिए, नॉर्मल कंडीशन में 10% और एक्सेप्शनल कंडीशन में 0 भी हो सकता है और एब्रप्टली इंक्रीज भी कर सकता है। ये बात तीसरा। अब बात करते हैं चौथा जो है बिजनेस। एक कंडीशन जो छूट गया, सबसे पहला हम बात किए थे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में जो भी हम पैसा देते हैं किसी भी बैंक को, आरडी एफडी करने के लिए पोस्ट ऑफिस को या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी को, तो ओवरऑल वो जाता बिजनेस के पास में ही है। मतलब अगर हम बैंक में आरडी करते हैं, एफडी करते हैं या पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो वो पैसा को लेगा और हमको लगभग 6 से 8% देता है। तो वो 6 से 8% लाएगा कहाँ से?
उसके लिए कम से कम उसको 8 से 10% कमाना पड़ेगा। तो वो कहाँ से होगा? वो लोन देगा। किसको? प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी को। तो ओवरऑल आपका पैसा घूम फिर के जा रहा है बिजनेस के पास ही, लेकिन रिस्क इसमें कौन ले रहा है? वो एंटिटी, मतलब बैंक या पोस्ट ऑफिस। तो रिटर्न ज़्यादा कौन कमाएगा? वो आप नहीं। आपको फिक्स्ड दे दिया रिटर्न, बाकी का रिस्क वो ले रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस कहने का मतलब है कि आप अगर आपके आसपास, बिजनेस बेसिकली होता है कि आपके आसपास कोई दुकान खुल रहा है, तो हो सकता है उसको मान लेते हैं 1 लाख का जरूरत था, तो 50,000 वो खुद मैनेज किया, आप 50,000 उसको दे दिए, तो उसके पास 1 लाख रुपया हो गया, बिजनेस सेटअप हो गया, बिजनेस चलने लगा, प्रॉफिट हुआ। तो हो सकता है कि आपसे 50,000 लिया था तो आपको 55,000 दे के आपको साइड कर दे। या फिर हो सकता है अगर वो सच में बिजनेस माइंडेड पर्सन होगा तो 50,000 जगह वो बोलेगा चलो 50% हम पार्टनरशिप 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 बांट लेंगे, बाकी जो काम कर रहा है उसको सैलरी दे देंगे, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन एक इंडिविजुअल जो शायद मेरा दोस्त भी हो सकता है, उस पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो सब कुछ अकाउंटिंग सामान पैसा वैसा सब कुछ बेहतर तरीके से करेगा। यहाँ अपना भाई पे भरोसा नहीं करता आदमी, कैसे दूसरा आदमी पे करेगा? कर ये सब चीज़ को बाईपास करने के लिए बेटर है कि हम वैसे जगह जाके इन्वेस्ट करें जहाँ पे जो भी कंपनी चला रहा है, जो भी आदमी कंपनी चला रहा है, उस पर कोई देखने के लिए हमेशा कंटिन्यूअस रहे। जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम जो दुकान खोला उसको तो देख सकते नहीं है, वो कब क्या कर रहा है, हम 24 घंटे जाकर दुकान में थोड़ी बैठेंगे, ना ही हम सीसीटीवी कैमरा लगा के देखते रहेंगे कि वो पैसा क्या कर रहा है। ये सब कंडीशन पॉसिबल नहीं होता है। तो बेटर होगा कि हम किसी और जगह कंपनी खोजते हैं। हम खोजते हैं शेयर मार्केट में। वहाँ जो कंपनी रहता है कंटिन्यूअसली ऑन द वॉच लिस्ट ऑफ रहता है किसका? सेबी का। उसका आंख हमेशा उस पर रहता है कि कोई गलती किया तो इसको तोड़ेंगे पहले। तो जब कंट्री का जो सबसे अपेक्स बॉडी है वो देख रहा है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वहाँ पे वो कंपनी गलती नहीं करेगा। तो बेहतर होगा कि बिजनेस हम घर अगल बगल खरीदने से बेटर है कि हम यहाँ शेयर मार्केट में बिजनेस जो कर रहा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल दिखाई दिया, और हम बात करना भूल गए कि रिटर्न क्या होगा इसका। अगर पिछले 40 साल का रिटर्न का बात करें तो केवल सेंसेक्स, मतलब ओवरऑल जो 30 बड़ा कंपनी है उसका एवरेज रिटर्न का बात करें सेंसेक्स, तो वो है अराउंड 16 to 17% पिछला 40 साल का। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का कितना था? 4% से लेके 12%। होम का है अराउंड 10 से 12%। गोल्ड का है 2% से लेके 14%। और मैक्सिमम किसका है? स्टॉक मार्केट का, मतलब सेंसेक्स का। ये हम बात कर रहे हैं बस इंडेक्स का। कहने का मतलब जो ओवरऑल 30 कंपनी का एवरेज रिटर्न रहा है लगभग 16-17%। अगर कोई आदमी जिसको सच में इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में, एक्चुअल कंपनी खोजने में, उसका रिटर्न का कोई हिसाब नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो 1 साल 2 साल में ही अपना पैसा को डबल कर ले, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा, अगर आप HDFC को आप उठा के देख लीजिए, कई साल से कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। आप बजाज को देख लीजिए, 40% करके वो ग्रो किया है कई साल से। तो ये डिपेंड करता है कि वो आदमी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है वो कितना मेहनत करना चाहता है। अगर वो मेहनत करने के लिए कैपेबल है या चाहता है कि हम करें मेहनत, हम पैसा उससे बनाएं सच में, तो उसका मिनिमम रिटर्न हम बोल सकते हैं इंडेक्स के आसपास रहेगा। इंडेक्स अगर 16 है तो 16 के आसपास, 12 है तो 12, और ऊपर जितना वो निकाल सके उसका कैपेबिलिटी पे है। तो चारों में दिखा कि सबसे बेहतर कौन सा है एक आदमी के लिए? स्टॉक मार्केट, क्योंकि इसमें रिटर्न है 16 या कहीं चलिए 12%, नॉर्मल कंडीशन में 12% या उससे ऊपर। बाकी सब में मैक्सिमम पहुंच रहा था 12, इसमें 12 मिनिमम है। तो इसका मतलब है कि हम सब पैसा उठाएं और पूरा का पूरा डाल दें शेयर मार्केट में। बहुत कोई सोच सकता है ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलती आपका सबसे बड़ा गलती हो सकता है ज़िंदगी का। क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हो सकता है 3 साल 4 साल नीचे चल जाए, 5 साल नीचे चल जाए। तो अगर आप 1 लाख रखें और वो घट के अगर 50,000 हो गया तो आपको कैसा लगेगा? हो भी सकता है, कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा। तो पूरा पैसा वहाँ इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि एक वर्ड होता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का बेसिक मतलब है कि अपना जो पैसा है इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखना कि अगर चलो ठीक है कंडीशन अभी खराब चल रहा है किसी का, तो हमको किसी और जगह से पैसा मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझे तो मान लेते हैं कि किसी आदमी का सबसे ज़्यादा बेसिक जरूरत क्या होता है? खाना। सबसे पहला जरूरत खाना। तो मान लेते हैं कि अगर उस आदमी का, कोई भी आदमी है, उसका अगर मान लेते हैं नौकरी चला जाए अभी, तो उसको कम से कम 6 महीने से साल भर तक का पैसा अपना रेडिली अवेलेबल होना चाहिए बैंक में, जिसको कि वो RD और FD कर सकता है। RD FD शॉर्ट टर्म का भी होता है, ऐसा नहीं कि वो 6 साल 5 साल का करके बैठा हुआ सोच रहा है कि हम तो सेफ है, ऐसा नहीं। यहाँ तक कि 50-50 दिन तक का भी FD होता है, आपको पता नहीं है तो बता दे रहे हैं। तो अगर वो आदमी 1 साल तक का पैसा को लेके बैठा है कहाँ? RD FD में, जहाँ उसको रेडिली जब चाहे वो पैसा अवेलेबल हो सकता है। साथ में कुछ मेडिकल कंडीशन के लिए वो पैसा इसी में रखा हो 1 साल तक का। मान लेते हैं अगर 10,000 खर्चा है तो सपोज मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपया वो रख लिया अकाउंट में। इससे फ़ायदा ये होगा कि उसको कभी भी अगर पैसा का ज़रूरत होगा तो उसको मिल जाएगा। साथ में वो कुछ इंश्योरेंस कराया हुआ होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जैसा उसको ज़रूरत है। तो ये सबसे पहला ज़रूरत है। दूसरा ज़रूरत है घर।
खाना मिल गया तो अब घर चाहिए। तो घर खरीदना छोटा मोटा बात तो है नहीं, घर खरीदने के लिए चाहिए बहुत पैसा। मतलब बहुत पैसा कहने का मतलब कि बहुत पैसा। तो अगर बहुत पैसा तो हर आदमी जो नौकरी का शुरुआत कर रहा है उसके पास तो बहुत पैसा होगा नहीं। तो बेटर होगा कि अभी चलो ठीक है, घर ज़मीन नहीं खरीद सकते तो बेटर होगा कि अभी हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, जब मेरे पास कैपिटल होगा इतना तब हम घर के बारे में सोचेंगे। खैर थोड़ा बहुत खरीदा जा सकता है फिर भी छोटा अमाउंट में। ये बात दूसरा ऑप्शन। फिर होगा तीसरा, अगर घर हो गया, खाना हो गया, चलो रेंट में भी रहा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि घर ही होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आता है थोड़ा सा लग्जरी का, गोल्ड सिल्वर, कमोडिटी बेसिकली। ऐसे बहुत सारा अदर रेयर मेटल भी है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम हुआ, डायमंड हुआ, लेकिन आदमी ज़्यादा यूज नहीं करता है। ज़्यादातर जो यूज होता है वो गोल्ड और सिल्वर ही होता है, इसीलिए हम इसी का बात कर रहे हैं। सो गोल्ड और सिल्वर हम बोलेंगे कि मोस्टली 5 से 10% अपना जो ओवरऑल मान लेते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए है तो 5-10 हज़ार रुपये गोल्ड सिल्वर में लगा दिए, फिर छोड़ दिए। क्योंकि इसका भी अपना डिमेरिट है कि अगर आप गोल्ड खरीदे हैं, रॉ गोल्ड खरीदे हैं पहनने के लिए, और अगर आप उसको बेचने जाइएगा वॉश कंडीशन में अगर आपका आ गया है तो उसका जो भी उसमें प्राइस चल रहा होगा उससे कम ही मिलेगा। आपको नहीं पता कि उस गोल्ड का क्या वैल्यू चल रहा है। चलो उसका ग्राम के बेसिस पे आप पता भी कर लीजिएगा तो जो खरीदने वाला वो आपको देगा नहीं। जहाँ तक बात है गोल्ड बॉन्ड का तो वो फिक्स कर देगा 8 साल, तो वहाँ पे आपका पैसा फंसा रहेगा। सो ओवरऑल कहे तो 5-10 हज़ार अगर लगा के रखे 5-10% के आसपास तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा पैसा फोकस करना कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। खैर ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा पैसा गोल्ड में लगाएं तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बात है बाकी ये 3 में आप पैसा लगा लिए, 1 साल का पैसा रख लिया आप बैंक में, कुछ पैसा आप घर के लिए अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। और 5-10% गोल्ड में लगा के बाकी पैसा अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रिटर्न मिले तो आप सेंसेक्स में, म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आप कैपेबल हैं तो इन्वेस्ट कर दीजिए। ये डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग पे। अगर किसी आदमी को ज़मीन पसंद है तो ज़मीन में लगाओ, नहीं यार कौन रोका है। गोल्ड पसंद तो गोल्ड में लगाओ, कौन रोका है, रिटर्न तो बेहतर है ही। बस सबका अपना फ़ायदा, सबका अपना नुकसान है। तो नॉर्मल आदमी के लिए फ़ायदा दिख गया और एसेट एलोकेशन आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, क्या करना है। एक जगह सारा पैसा को नहीं डालना है, बेसिक यही मतलब है। सबसे ज़्यादा फायदा किस में दिखा, सेंसेक्स या कहे शेयर मार्केट में। तो सबको तो पैसा को शेयर मार्केट में डालना है नहीं, थोड़ा बहुत एसेट एलोकेट करके रखे। अब दूसरा क्वेश्चन था आदमी के लिए फायदेमंद कौन हुआ, शेयर मार्केट। कंट्री के लिए फायदेमंद कौन हुआ, शेयर मार्केट। क्योंकि आप गोल्ड में पैसा रखिएगा वो अप्रिसिएट कर रहा है, कल 50 हज़ार था आज 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, क्या फायदा होगा कंपनी को उससे। हम लोग गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है कि हम गोल्ड का प्राइस को बढ़ा दे तो हम लोग का देश को फायदा होगा। हम लोग खुद इंपोर्ट करते हैं गोल्ड। जब इंपोर्ट करते हैं, अगर आज 50 हज़ार है, कल को अगर 1 लाख रुपया हो गया तो कल को हमको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा सेम गोल्ड के लिए। सो ऐसा कुछ खास ज़्यादा फायदा है नहीं गोल्ड का। बस एक वैल्यू आदमी परसीव कर लिया कि हाँ चलो इसका वैल्यू इतना है तो हम लोग मान लिए। उसके बैकिंग में क्या है, कुछ नहीं। खैर ये कह सकते हैं कि गोल्ड हमेशा से एक करेंसी की तरह यूज हो रहा था, आज भी यूज हो रहा है, करोड़ों साल पहले भी, आज भी, मतलब करोड़ों नहीं हज़ारों साल पहले ये बोल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आदमी के लिए बेनिफिट हो गया सेंसेक्स शेयर मार्केट, और कंट्री के लिए बेनिफिट हो गया शेयर मार्केट। क्योंकि हम जो पैसा ज़मीन में भी हम पैसा लगा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। ज़मीन पे एक आदमी से दूसरा आदमी के पास गया, वो पैसा को क्या करेगा क्या नहीं करेगा कोई नहीं जानता। सो ओवरऑल देखें तो अगर बैंक में रखें तो वो चलो चल जा रहा है, बिजनेस में इनडायरेक्टली जा रहा है लेकिन जा रहा है। तो ओवरऑल कहे तो कंट्री के लिए बेनिफिशियल यही होगा कि आदमी इन्वेस्ट करे कहाँ, शेयर मार्केट में। जब कंट्री ग्रो करेगा तो आदमी ग्रो करेगा, और आदमी ग्रो करेगा तो फिर कंट्री ग्रो करेगा, तो एक दूसरे का ये पूरक है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या हो अगर आदमी छोड़ दे शेयर मार्केट में पैसा लगाना ही। आंसर तो यही निकलेगा कि इंडिया में इतना कम कंपनी, इतना कम माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल इंडिया में क्यों नहीं बनता। उसका रीज़न यही है कि बहुत सारा इंडियंस इन्वेस्ट नहीं करता है। इन्वेस्ट करता तो ये सब कंपनी भी शायद इंडिया में हो सकता था, क्योंकि अगर जब जितना बड़ा बड़ा कंपनी को आप देखिएगा तो सबका सीईओ इंडियन है। तो जब सीईओ इंडियन अगर कंपनी चला सकता है तो कंपनी को खड़ा भी तो कर सकता है। तो ओवरऑल ये इन्वायरमेंट इंडिया में ढंग से मिल नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ओवरऑल अगर देखें 100% में तो 90-95% आदमी तो या तो एम्प्लॉयमेंट के पीछे है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो कुछ सीखना चाहता है, बस वो काम इसीलिए कर रहा है कि उसको पैसा मिल जाए, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। और मुश्किल से 4-5% जो बच गया उसमें मोस्टली या तो बिजनेस करता है, और 1-8% जो बच गया वो इन्वेस्टमेंट करता है। और इन सबके ऊपर होता है पॉलिटिशियन, सबको छोड़ ही दीजिए, सबका बात नहीं करना, वो सब सबके ऊपर है, और ब्यूरोक्रेट्स सबके ऊपर है, वो सबको छोड़ दीजिए। ओवरऑल कहने का मतलब है कि सब आदमी अगर इन्वेस्ट करना छोड़ दे, शेयर मार्केट में लगाना छोड़ दे, तो मजबूरी में कंट्री को शेयर मार्केट को बंद करना पड़ जाएगा। उसका नुकसान ये होगा कि कंपनी जो शायद बेहतर कर सकता था इन फ्यूचर, बिकॉज ऑफ मनी कंस्ट्रेंट्स वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि हर कंपनी को पैसा दे, ये हर बैंक के पास इतना पावर नहीं है कि हर कंपनी को वो पैसा दे पाए। तो उसको छोड़ दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जाइए आप मार्केट से उठाइए पैसा। रिस्क लेगा कौन, आदमी। सो अगर कोई रिस्क लेने वाला है ही नहीं तो सबका सब कंपनी धीरे धीरे, मतलब सब नहीं, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो रिस्क ले सकता था शायद, क्योंकि बहुत सारा कंपनी तो गैराज से शुरू होता है, देखे ही होंगे, एप्पल को देख लीजिए,
इंडिया का नहीं बात कर रहे हैं, एप्पल को हम बस एग्जांपल के लिए दे रहे हैं। तो बहुत सारा कंपनी गैराज से स्टार्ट होता है, तो अगर उसको फंडिंग नहीं मिलेगा, आदमी रिस्क नहीं लेगा, तो ओवरऑल बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो एक रीज़न आपको समझ में आ गया कि अगर पैसा नहीं मिला मार्केट से तो कंपनी खत्म, जिससे कि फिर कंट्री का जो इकोनॉमी है वो अच्छे तरीके से फ्लोरिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आदमियों का कम होगा, कंपनियों का कम होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन उसका ये था कि किस कंडीशन में उसका पैसा जीरो हो जाएगा। अगर वो कंपनी का बात करता है, अगर मान लेते हैं किसी एक कंपनी को बात करते हैं, तो कंपनी है तो वो कुछ लोन लिया होगा किसी और कंपनी से, किसी और बैंक से। तो जब भी खराब कंडीशन आएगा, शुरू में तो ठीक चल रहा होगा तो सब चीज़ ठीक चलेगा, मान लेते हैं खराब कंडीशन आया तो कंपनी को तो लोन भरना, उसका ईएमआई पेमेंट करना, इंटरेस्ट पे करना है। तो जो बैंक होगा वो मांगेगा पैसा। अब कंपनी कंटिन्यूसली 5 साल 10 साल से कुछ कर नहीं पा रहा है, प्रॉफिट दे नहीं पा रहा है, तो मजबूरी में कंपनी को बेचना पड़ेगा अपना एसेट, क्योंकि जो लेंडर्स है, मतलब जो बैंक है, उसको तो अपना पैसा लेके ही रहेगा। तो अपना सब एसेट्स को बेच के बैंक को पैसा पे कर देगा। और प्रमोटर या कहे जो शेयर खरीदा है उसके पास, उसको देने के बाद जो पैसा बचेगा वो जाएगा आपके पास, जो कि मोस्टली जीरो ही समझिए, कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो किस कंडीशन में कंपनी जाएगा वो पता चल गया। अब मान लेते कोई आदमी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स में पैसा लगाया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये सब अगर समझ नहीं आता है तो बस इतना समझिए कि वो सेंसेक्स में पैसा लगाया है और कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। तो ये सब जीरो कब होगा? ये सब जीरो होने का अगर आप नॉर्मल कंडीशन देखें तो जीरो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये सबका पैसा लगता है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स में, 10, 15, 20, 50, इवन 100 कंपनी का ये सब स्टॉक्स में पैसा लगाए हुए हैं। 100 कंपनी जीरो हो गया, मतलब आप कंडीशन समझ रहे हैं देश का क्या हालत रहेगा। उस कंडीशन में जीरो हो सकता है जब बहुत ज़्यादा वॉश कंडीशन हो, और उस कंडीशन में आपके पास जो पैसा बचा है हाथ में, जो भी आप वैल्यू देखते हैं 100, 200, 500, 1000 जो भी है, वो भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि गवर्नमेंट ही कोलैप्स कर जाएगा उस कंडीशन में। और जब गवर्नमेंट कोलैप्स कर गया तो आपके पास जो भी पैसा है वो हो गया खत्म। उस कंडीशन में होगा म्यूचुअल फंड, ईटीएफ जीरो। उस कंडीशन में आप एक ही काम कर सकते हैं कि उससे बचने के लिए गड्ढा खोड़िए और उसमें चावल भरिए और उसको स्टोर करके रखिए, क्योंकि उस कंडीशन में केवल वही चावल आपका काम आएगा। खैर मजाक कर रहे थे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर आप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स में पैसा रखें तो लगभग नामुमकिन है कि आपका जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। लास्टली वो पूछा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग के बारे में हम ओवरऑल अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे किसी और वीडियो में। अभी बस हम बेसिक बता देते हैं कि गैम्बलिंग होता क्या है। गैम्बलिंग उस चीज़ को बोलेंगे जहाँ पे आपका स्किल इन्वॉल्व नहीं है। सपोज मान लेते हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको अपना स्किल, अपनी टीम पे भरोसा है, तो आप जीत सकते हैं, इसका आपको प्रोबेबिलिटी रहता है। लेकिन जीतेंगे इसका प्रोबेबिलिटी कोई नहीं जानता। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए, रिजल्ट का परवाह नहीं कीजिए। सेम चीज़ यहाँ भी होता है कंपनी का हम एनालाइज करते हैं। जब हम कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम एक तरीके से कंपनी का मालिक हो गए। अब जब हम कंपनी का मालिक हो गए तो कंपनी प्रेजेंट करता है रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, तो उसको देखते हैं, हम रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं मार्केट में जाके कि क्या सच में जो कंपनी बोल रहा है उसका प्रोडक्ट वैसे चल रहा है या नहीं। तो ये पूरा का पूरा स्किल डिपेंडेंट होता है। और जहाँ पे हम पैसा दे दिए, हमको नहीं पता क्या हो रहा है, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, 2 टीम खेल रहा है, हमको नहीं पता कि वो टीम के कौन सा है, ए बी कोई भी टीम हो सकता है, तो हम पैसा लगा दिए किसी टीम में, हमको पता नहीं, और कोई एक टीम जीत गया तो ये हुआ प्योर लक। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में होता नहीं है। होता भी अगर आदमी कोई चाहता है कि हम चलो ठीक है किसी शेयर में लगा दिए, सुत गए, कुछ भी ना दिखे, तो वो होगा प्योर लक। लेकिन जहाँ पे भी आपका स्किल इन्वॉल्व हो गया, जैसे हम कंपनी को रिसर्च करते हैं, हम टेक्निकल में भी रिसर्च करते हैं, दो हम करते नहीं है, लेकिन बहुत कोई है जो टेक्निकल में भी रिसर्च करते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो अपना स्किल इन्वॉल्व करते हैं। और जब स्किल इन्वॉल्व हुआ फिर वो गैम्बलिंग नहीं होगा। सेम चीज़ पढ़ाई का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं 15 साल 16 साल, तो हमको यह भरोसा रहता है कि हम इस कैपेबल हो जाएंगे। हम लोग का पेरेंट्स को ये भरोसा रहता है कि हम लोग इस कैपेबल हो जाएंगे 12-13 साल या 15 साल की पढ़ाई के बाद, कि या तो हम कोई बिजनेस कर ले या फिर हम कहीं जॉब कर ले। तो वो भी तो बोल सकते हैं कि पूरा गैम्बलिंग है, पढ़ाना ही नहीं चाहिए बच्चा को, ये बोल सकते हैं, पर ऐसा करता नहीं है कोई। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्किल डेवलप करना, स्किल डेवलप कर लिए फिर वो गैम्बलिंग नहीं रहेगा। सो ओवरऑल आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन था कि हम लोग के पास स्टॉक मार्केट के अलावा क्या ऑप्शन और अवेलेबल है। क्या हो अगर सब आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से ही मना कर दे। और तीसरा, किस कंडीशन में मेरा पैसा पूरा का पूरा जीरो होगा शेयर मार्केट में। और चौथा, ये गैम्बलिंग है जो कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में या इसके अलावा कोई और डाउट है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद।